Alright, so this is day 12 of PT 365 discussion of environment. अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, लैंडस्लाइड इन हिमालय। तो आपको याद है रीसेंट एक केस हुआ था जहाँ पे फार्मर्स सॉरी माइनर्स जो थे वो फंस गए थे, ठीक है। तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल था, सिलक्यारा बारकोट टनल इन उत्तराखंड उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट कोलैप्स ड्यू टू लैंडस्लाइड, राइट। तो इसमें बहुत सारे जो मजदूर थे वो फंसे रह गए थे एंड फिर उसे रैट होल माइनिंग के थ्रू निकाला गया था, राइट, याद है। तो ये वाला जो सिलक्यारा बारकोट टनल जो था, दिस वाज पार्ट ऑफ द चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। तो इसका सिर्फ स्पिरिचुअल पर्पस नहीं था, मतलब स्पिरिचुअल टूरिज्म से सिर्फ लेना देना नहीं था, बल्कि हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस है उसके लिए भी एक कनेक्टिविटी का जरिया था। तो कोलैप्स हो गया था, फार्मर्स फंस गए थे, फिर एक लंबा एक मिशन चला उनके रेस्क्यू का और फिर उन्हें बाहर निकाला गया, राइट। अब इसमें ज़्यादा जानने लायक कुछ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। क्यों गिरे क्यों नहीं गिरे, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू अस, राइट। मतलब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इनिशिएटिव क्या है टू टैकल लैंडस्लाइड, तो ये यूपीएससी ने मेंस के अंदर भी पूछा हुआ था कि लैंडस्लाइड का कैसा टैकल कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं थोड़ा इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग लैंडस्लाइड्स। पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडरटेक्स लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग in different parts of the country and has developed a landslide early warning system under landslip project। तो ये याद रखना। नेक्स्ट एनडीएमए ने रिलीज करी है नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एंड गाइडलाइंस फॉर लैंडस्लाइड जोनेशन। क्या तो ये अपने को पता होना चाहिए, ये इनिशिएटिव है टू टैकल द लैंडस्लाइड इशू। बाकी लैंडस्लाइड क्यों होती है ये आपको पता है, हम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, सिस्मिक एक्टिविटी हो सकती है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हो सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे क्लाउड बस्ट हो गया या ऐसे एक्सट्रीम अगर वेदर इवेंट्स हो गए तो इससे लैंडस्लाइड ट्रिगर हो सकती है, राइट। अब उनको निकाला कैसे जाता है ये कोई काम का नहीं है, अगेन वी कैन स्किप दिस और आगे चलते हैं रैट होल माइनिंग के ऊपर। तो रैट होल माइनिंग आपको पता है कि बेसिकली एक इंडिविजुअल जो है उसको हम माइनिंग के अंदर लगा देते हैं और वो एक बहुत पतला और नैरो सी जगह में वो माइनिंग करता रहता है, राइट। जनरली रैट होल माइनिंग इंडिया में इलीगल होती है, फॉर एग्जांपल मेघालय में जहाँ पे कोल की जो माइनिंग होती है वो इस टेक्निक के थ्रू होती है और कई बार उसमें क्या होता है उसका फ्लडिंग हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है और ऐसे जो माइनर्स होते हैं वो अंदर ही दब के उनका डेथ हो जाता है। फॉर दैट रीज़न एनजीटी ने डिक्लेयर कर दिया था रैट होल माइनिंग को एज इलीगल। तो याद रखना, रैट होल माइनिंग वॉज कंसीडर्ड या बैन टू बी इलीगल इन 2014 बाय एनजीटी, राइट, क्योंकि एक अनसाइंटिफिक तरीका है और दूसरा अनसेफ है वर्कर्स के लिए। फॉर दैट रीजन इसे बैन कर दिया गया। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इन 2019 स्टेटेड दैट इफ कोल माइनिंग इज डन अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एमएमडीआर, जिसके बारे में हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, अगर उस रूल के अंडर कर रहे हैं हम लोग माइनिंग, देन वहां पे रैट होल माइनिंग इज अलाउड और एनजीटी का जो बैन है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। तो ये याद रख लेना, ये करंट लेजिस्लेटिव या फिर एक लीगल व्यू है कि रैट माइनिंग कब इलीगल होगी और लीगल कब होगी, राइट। तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो हीट वेव इवेंट्स। इसमें इसमें कुछ क्वेश्चन थे। एक स्टेटमेंट आया था कि इन इंडिया हिमालयज आर स्प्रेड ओवर 5 states ओनली, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। फॉल्स है ना। फॉल्स है। आई थिंक 12 states है। और सिंटैक्सल बेंड्स कौन से जहाँ पे ब्रह्मपुत्र टर्न लेती है, इंडस टर्न लेती है अरुणाचल में है ना वो तो। साउथ के साइड? हाँ, 2 सिंटैक्सल बेंड्स है, उनके नाम? इजी है, मतलब इस पे बहुत सारे पीवाईक्यूज है। तो एक नामचा परवा करके है जो अरुणाचल में है, और एक नंगा पर्वत। और हिमालयज में यू टर्न, रिवर कोर्स और डीप गॉर्जेस, ये फीचर देखने को मिलते हैं क्या हमें? मिलते हैं। ट्रू, इस पे भी पीवाईक्यू था। और हिमालयज टेक्टोनिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है या स्टेबल है? एक्टिव एक्टिव है। है ना। एक्टिव ट्रू ट्रू, एक्टिव है। कौन सा कन्वर्जन है इंडियन या यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में, किस टाइप का कन्वर्जन है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। जिसका रिजल्ट क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बनते हैं,
फॉर दैट रीज़न हमारा जो हाँ हिमालय है उसका हाइट अभी भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो दोनों प्लेट आपस में टकरा रही हैं, राइट। इसलिए बोलते हैं कि हिमालय की हाइट बढ़ती जाती है, राइट। ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, हीट वेव इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर टीम बनाया था टू विजिट वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स बाय हीट वेव। तो ये हीट वेव एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे एयर टेम्परेचर इस लेवल तक पहुँच जाता है जहाँ पे वो ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। तो इंडिया के अंदर आईएमडी जो है, हमारा जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये कुछ कलर कोड जारी करता है टू मेक पीपल अवेयर के हीट का अभी हीट वेव जो कंडीशन है ये चल रही है, और उसके अगेंस्ट वार्निंग देने के लिए कि आप जो है थोड़ा ध्यान रखें इस दौरान। तो ग्रीन डे मतलब कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, वो नॉर्मल कैटेगरी होता है। येलो मतलब थोड़ा सा अलर्ट रखने की ज़रूरत है। ऑरेंज मतलब सीवियर हीट अलर्ट है उस डे के लिए। और रेड मतलब कि भाई बहुत एक्सट्रीम हीट है, यहाँ पे एक्सट्रीम प्रिकॉशंस आप लीजिए, राइट। अब आईएमडी ने डिफाइन भी किया हुआ है कि हीट वेव इवेंट्स कब होंगे, कब कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हीट वेव इवेंट है कि नहीं। तो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर किसी नॉर्मल स्टेशन के ऊपर जो कि प्लेन पे है वहाँ पे टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है ओवर 40 डिग्री सेल्सियस, तब उसे बोलेंगे कि हीट वेव की कंडीशन आ गई है। या अगर कोई जो हिली एरिया है वहाँ पे 30 डिग्री और मोर रीजन से थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाता है, राइट, तब हम बोलेंगे कि वो हीट वेव का कंडीशन है। नेक्स्ट देखो, इसके लिए और भी कुछ कंडीशंस हम लोगों ने डाला हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो टेम्परेचर रेंज है, एवरेज जो टेम्परेचर है, उससे 4 या 5 डिग्री ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तो भी हम बोलते हैं कि ये जो कंडीशन है ये हीट वेव की कंडीशन है, राइट। तो एक तो हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म्स में कि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना पहुंच गया, अगर वो 40 से ऊपर है तो हम कंसिडर कर सकते हैं। या फिर अगर उसका जो वेरिएशन है वो 4-5 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो भी हम उसे हीट वेव कंडीशन मान सकते हैं, राइट। तो ये अपने को याद रखना है इसके अंदर। अब इससे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किया, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन हीट रिलेटेड इलनेस। ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था। इसके अलावा एनडीएमए ने गाइडलाइंस भी जारी करे हैं फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट हीट वेव्स। क्लियर? तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे जो अपने को पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, आईएमडी के बारे में बात करते हैं। इसमें इसमें ये हीट वेव्स की डेफिनेशन दी है ना, तो एक क्वेश्चन भी था वैसे ओशन मीन टेम्परेचर पे, तो मतलब सिमिलर फैशन में ही था, ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक थी, तो इस पे भी आ सकता है। तो इसमें एनडीए में था, वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? होम अफेयर्स। करेक्ट। और चेयर कौन करता है उसको? हमारे प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट। एक और है एनडीआरएफ, क्या है? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स आई थिंक। करेक्ट। तो इसी के अंडर होती है, ये भी पता होना चाहिए। हाँ, वैसे तो ये हम लोग आई थिंक पैरामिलिट्री फोर्स है, तो इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बाकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो वो भी एक फोर्स है जो कि इसके अंडर होती है। और इसमें लोग कहाँ से आते हैं? तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो डेप्यूटेशन पे उनको भेजा जाता है इन द एनडीआरएफ, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अलग से एनडीआरएफ का कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता, सारे के सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं इसमें वो सब डेप्यूटेशन पे आते हैं, राइट। फिर हम बात कर रहे थे आईएमडी की, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये इंडिया को मीटरोलॉजी रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, सेस्मोलॉजी सर्विसेज और उससे एसोसिएटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की सर्विस प्रोवाइड करता है। दिस वाज एस्टैब्लिश इन 1875 बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। अभी करेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है। एंड इट एक्ट्स एज 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डब्ल्यूएमओ के अंडर जो 6 रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है उनमें से एक हमारा आईएमडी भी है, राइट। नेक्स्ट, मरीन हीट वेव्स कोई काम का नहीं है, आगे हम अलिनो और वगैरह वो इंसिडेंट्स देखेंगे तो वहाँ देख लेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, साइक्लोन्स। तो अभी न्यूज़ में इसलिए बिकॉज एक सीवियर साइक्लोन था, नाम था मिचोंग, मिचोंग, जो वाइड स्प्रेड डैमेज क्रिएट किया आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में, राइट। और ये कहाँ पे आया? तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये आया था बे ऑफ बंगाल के अंदर, तभी वो आंध्र और तमिलनाडु में स्ट्राइक करेगा, राइट। तो ये नाम मिचोंग कहाँ से मिला? ये नाम मिला म्यांमार से। और आपको पता है किसी भी साइक्लोन का नेमिंग कैसे होता है? तो 2004 से हम लोग एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जिसमें जो
इंडियन ओशन के जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो सब आपस में मिलके जो भी साइक्लोन का नाम है ये एक साइक्लिक पैटर्न के अंदर डिसाइड करते हैं। जैसे म्यांमार का बारी आएगा, फिर बांग्लादेश, फिर इंडिया, ऐसा बारी आता रहता है, राइट। तो वो अपना एक ना लिस्ट ऑफ नेम्स दे देते हैं कि ये नेम हो सकता है। तो जब वो साइक्लोन बनता है तो फिर वो नेम दे दिया जाता है। तो याद रखना 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर इंक्लूडिंग आईएमडी एंड 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर्स आर मैंडेटेड फॉर इशूइंग एडवाइजरी एंड नेमिंग ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म। ठीक है, तो इनका एक लिस्ट का नाम रहता है, जब जिसकी बारी आती है उसके लिस्ट में जो नाम होता है वो फिर पड़ जाता है। तो इस बार बारी म्यांमार के नाम का था, इसलिए मिचोंग नाम पड़ा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और ये सिस्टम 2004 से वर्क कर रहा है। चाहे अरेबियन सी हो या बे ऑफ बंगाल, दोनों के अंदर जो साइक्लोन्स आएंगे उनको इस नेमिंग पैटर्न के थ्रू नाम दिया जाएगा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के अंदर कि साइक्लोन पैदा कैसे होते हैं। तो साइक्लोन आपको पता है क्लोज सर्कुलेशन ऑफ विंड सिस्टम है विद लो प्रेशर एट द सेंटर। ठीक है, अगर सेंटर में लो प्रेशर है, बाहर में हाई प्रेशर है, और इसमें एक सर्कुलर पैटर्न जनरेट हो जाता है कुछ इस तरीके से। क्योंकि आपको पता है हमेशा कोई भी फ्लूइड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने का कोशिश करता है, इसलिए एक सर्कुलर पैटर्न ऑफ विंड जनरेट हो जाता है, राइट, जिसमें सेंटर में लो प्रेशर है। ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनडीए में गाइडलाइंस के अंदर ये क्लियरली बोला गया है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन्स आएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे और सदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये मूवमेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन, तो इसको तो बिल्कुल रट लो। ये कंडीशन ऐसा है कि आपको रात को भी कोई उठा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला फेवरेबल कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ओवर अ लार्ज सी सरफेस, राइट। सी सरफेस होना ज़रूरी है क्योंकि पानी में ही अपनी शक्ति इकट्ठा करता है ये। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। इससे क्या पता लगता है कि दीज विल बी एब्सेंट एट इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, राइट। तो इक्वेटर पे कभी भी नहीं मिलेगा आपको। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया या लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंड अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल सिस्टम, राइट। तो सी लेवल से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो ऊपर डाइवर्ज करेगा, और जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे लो प्रेशर छोड़ जाती है। ये आपको पता ही है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें किस टाइप के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं ये बता सकते हो? ये तो गया कंडीशंस फेवरेबल। अब ये बन गया तो क्लाउड्स किस टाइप के देखने को मिलते हैं अराउंड अ साइक्लोन? क्यूमुलोनिम्बस। करेक्ट। तो क्लाउड्स किस टाइप के हैं? क्यूमुलोनिम्बस, राइट, विच आर एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म्स, राइट। ये पता होना चाहिए। लंबे क्लाउड्स होते हैं, अराउंड 2 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक की हाइट हो सकती है, तो लेंथ वाइज सबसे लंबा होता है, राइट, ये क्लाउड। अब रीसेंट साइक्लोन्स और जो जगह पे आए थे वो पता होना चाहिए। जैसे साइक्लोन इल्सा मेड लैंडफॉल ऑन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आया था इल्सा, बट याद रखना ऑस्ट्रेलिया में हम लोग ये वर्ड साइक्लोन नहीं इस्तेमाल करते, इसकी जगह कोई और वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कोई बता सकता है क्या होता है वो वर्ड? विली विली। करेक्ट, विली विली। सिमिलरली अगर वो फिलीपींस या लेट्स से जापान में आया तो क्या नाम होगा? टाइफून। और कैरेबियंस में? हरिकेन। हाँ, टॉर्नेडो नहीं, टॉर्नेडो इन पे आता है और जनरली उसे हम हरिकेन्स बोलते हैं। ठीक है, उसे रीजन में अमेरिका, कैरेबियन। ठीक, तो ये पता होना चाहिए। कुछ और रीसेंट साइक्लोन्स थे, जैसे साइक्लोन मोचा जो कि म्यांमार कोस्ट पे आया, सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में था। विंड वहाँ पे 222 मतलब 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी। फिर साइक्लोन मिथिली, ये कहाँ पे आया? ये बांग्लादेश कोस्ट पे आया था। ठीक है, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, साइक्लोन जितने समय पानी के अंदर रहता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे वो जो मॉइस्चर होता है वो उसको जब ऊपर उठाता है वो कंडेंस होता है, तो वो एनर्जी छोड़ता है। जब एनर्जी छोड़ेगा तो उससे क्या होगा? हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो लो प्रेशर जनरेट होगा और ज़्यादा एयर का डाइवर्जेंस होगा। इसलिए जितना ज़्यादा समय तक साइक्लोन पानी में रहता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और जैसे ही ज़मीन पे आता है उस फिनोमेना को हम बोलते हैं लैंडफॉल, और लैंडफॉल करते ही उसको वो जो सोर्स ऑफ वाटर था जो कि उसकी एनर्जी का काम करता है वो कट ऑफ हो जाता है। फॉर दैट रीज़न उसको वो एनर्जी वहाँ से नहीं मिलती है, राइट। अब इससे एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कॉल्ड फूजीवारा इफेक्ट। तो फूजीवारा इफेक्ट क्या होता है? ये बेसिकली जब दो हरिकेन्स या साइक्लोन
जब सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होते हैं और एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और अपना एक कॉमन सेंटर बना लेते हैं, मतलब दो साइक्लोन आए मिलकर एक बहुत सीवियर साइक्लोन बन गया। इसको बोलते हैं फुजीवारा इफेक्ट। क्लियर? और एक बार ये देखा भी गया है इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, राइट? तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। इस पे क्वेश्चंस थे कुछ जो साइक्लोन्स के नेम है, तो कितने कंट्रीज है जो कि इंडियन ओशन में नाम देती है? 11 या 12? नहीं, 13। मैं ओके। उसका शेयर करूँगा अभी कटआउट। और एक स्टेटमेंट है 2020 में आया था, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई ट्रू और फॉल्स। रिपीट करो क्या? ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, कुछ ही साइक्लोन में आई डेवलप होता है, ट्रू और फॉल्स? आई थिंक फॉल्स है, सभी में होता है ना। नहीं, ये ट्रू है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में होता है सिर्फ, ये टेम्परेट साइक्लोन में नहीं होता, वहाँ पे फ्रंटल कंडीशन होती है। हाँ, ये तो बहुत आपने वो। और एक क्वेश्चन था, एक साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्ट पैसिफिक, मतलब साउथ अमेरिका है उसके आस ईस्ट और वेस्ट का जो ओशन है, उसमें साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होते। 2015 में क्वेश्चन था, उसका रीज़न पूछा था, तो कोई किसी को याद हो तो बता सकता है, अदरवाइज नहीं वो आई होगा याद। थिंक पेरू आईटीसी। करंट, हाँ पेरू करंट होता है हाँ, ना, वो कोल्ड वाटर है। कोल्ड करंट की वजह से आई गेस। हाँ हाँ, यूपीएससी ने आंसर दिया था कि ITCZ सेल्डम ओकर्स, तो वहाँ पे ITCZ ज़्यादा आता नहीं है उस वजह से। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन कहाँ ज्यादा होती है, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में? बे ऑफ बे ऑफ बंगाल। बंगाल। और क्यों होता है, रीजन क्या है? आई थिंक ये ट्रेड विंड्स को फॉलो करता है उस वजह से, नहीं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। उसमें ना फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा आता रहता है बे ऑफ बंगाल में एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी। और ऊपर से लैंड मास से भी घिरा हुआ है ना बे ऑफ बंगाल, तो ज़्यादा हीट हो जाता है। तो याद रख लेना कि बे ऑफ बंगाल इज स्लाइटली शैलोअर देन अरेबियन सी। तो अगर कम वॉल्यूम ऑफ वाटर है तो उसे हीट करने में भी कम हीट चाहिए होगा, तो इसलिए ज़्यादा गर्म हो जाता है बे ऑफ बंगाल, राइट? और लैंड मास भी ज़्यादा है, और आपको पता है लैंड जल्दी हीट हो जाता है, तो फिर वो हीट कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? वो समुद्र को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है? और कोई एडिशन? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम। So according to the data from drought early warning system, 30% of India's land experienced different degrees of drought in September 2023. तो ये इंडिया का एक फर्स्ट रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म लोगों ने डिज़ाइन किया है, जो कि वाटर एंड क्लाइमेट लैब ऑफ आईआईटी गांधीनगर जो है इसको रन कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म को ये पता होना चाहिए। अब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे हम ड्रॉट को ऑन टू पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स पे हम लोग ड्रॉट को आइडेंटिफाई करेंगे या मेजर करेंगे। पहला है स्टैंडर्डाइज सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स और दूसरा है स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स। तो नाम से ही पता लग रहा है, स्टैंडर्डाइज सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स का मतलब हम वो बेसिकली कितना प्लांट को डिमांड है वाटर का या कितना वाटर अवेलेबल है प्लांट्स को, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट जो पैरामीटर है वो पता लगेगा। नेक्स्ट जो स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स है, मतलब ये हमें पता लगेगा बेस्ड ऑन कितना रेनफॉल उस एरिया में आया है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम जो है एक ड्रॉट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ड्रॉट जो है ब्रॉडली तीन कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हो। मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, मतलब ऊपर से जो बारिश हो रही है वो एक्सपेक्टेड से कम होती है, राइट? और रेनफॉल जब कम होती है तो फिर उसे हम मीटरोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, मतलब जो सब सरफेस वाटर है पानी के नीचे या फिर कोई लेट्स से रिवर सिस्टम है, लेक है, अगर वो एफिशिएंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ वाटर क्वांटिटी, तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है। एंड देन इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया टाइप ऑफ ड्रॉट अकर हो सकता है जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक है? तो अगर कम रेनफॉल है, कम सॉइल मॉइस्चर है, तो डेफिनेटली जो क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए पानी चाहिए वो भी इनएडिक्वेट होगा, राइट? लीडिंग टू द फेलियर ऑफ द क्रॉप। ये होती है तीन कैटेगरीज ऑफ ड्रॉट्स। आगे चलते हैं।
ड्रॉट मॉनिटरिंग के लिए इंडिया में क्या क्या सिस्टम्स हम लोगों ने डिज़ाइन किए हुए, जैसे हम लोगों ने एक सिस्टम डिज़ाइन किया NADAMS, नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है ऑफ एग्रीकल्चरल ड्रॉट एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो याद रखना NDAMS। नेक्स्ट है फसल फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रोमीटरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग कर सकते हैं फील्ड क्रॉप्स की बेस्ड ऑन द फसल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट सैटेलाइट से डेटा भी लेके आते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी ने ना एक बार यही स्टेटमेंट पूछा होता है कि सैटेलाइट का या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हो। जैसे हमें पता करना है कि एक एरिया में कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है पौधों में, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। रीज़न बीइंग, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैसे काम करती है, कोई बता सकता है? हाउ डज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वर्क? It takes help of colors, temperature. हाँ करेक्ट। मतलब वो कलर वगैरह कैसे पता लगता है? जो सन से जो रेज आ रही है वो टकराएंगी एंड अकॉर्डिंगली जो कलर होगा वो कलर केवल रिफ्लेक्ट होता है, बाकी कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट? तो उस वेरिएशन से जो लाइट एमिट हो रही है उस सब को हम कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि सनलाइट से या तो वो इलिमिनेटेड हो या फिर सनलाइट से एनर्जी रिलीज कर रहा हो वो एरिया। तो उससे क्या हमें उसके कन्फिग्रेशन के बारे में पता लग जाता है। वो मिनरल कन्फिग्रेशन भी हो सकती है, वो नेचुरल कन्फिग्रेशन भी हो सकती है, मतलब प्लांट्स, राइट, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो वो सब पता लग जाएगा हमें। सिमिलरली इस केस में ड्रॉट के बारे में भी पता लग जाएगा बिकॉज वहाँ पे ग्रीनरी कम होगी विच कैन बी सेंस बाय द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, राइट? तो ड्रॉट क्या है? एक प्रोलॉन्ग ड्राई पीरियड है इन नेचुरल क्लाइमेट साइकिल। आईएमडी ने इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया है। अगर हम कोई ड्रॉट ईयर कहलाना चाहते हैं किसी ईयर को, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? या तो हो कि एवरेज जो रेन है वो डेफिशिएंट हो अबाउट 10% और मोर देन द लॉन्ग पीरियड एवरेज। अगर उससे 10% से कम है लॉन्ग पीरियड एवरेज से, तो हम बोलेंगे कि रेन डेफिशिएंट है। एंड मोर देन 20% ऑफ एरिया इज अफेक्टेड बाय मॉडरेट और सीवियर ड्रॉट कंडीशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो करंटली इंडिया के अंदर 68% जो क्रॉप्ड एरिया है वो वल्नरेबल है टू द ड्रॉट, राइट? तो ये पता होना चाहिए इसमें हमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। इसमें एक क्वेश्चन आया है 2014 में, जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? रूरल डेवलपमेंट है क्या? करेक्ट, रूरल डेवलपमेंट। ये 1973-74 में आया था। कूल है। आगे चलते हैं अब, नेक्स्ट देखो। एनोर ऑयल स्पिल कहाँ पे पड़ता है ये एनोर रीजन? तो चेन्नई के पास पड़ता है। यहाँ पे अभी ऑयल स्पिल हो गया तो ड्यू टू फ्लड्स इंड्यूस बाय द साइक्लोन मिचोंग, मिचोंग की वजह से ऑयल स्पिल हो गया। और ऑयल स्पिल मतलब कि जो पेट्रोलियम है या डीजल है, उसमें कोई भी क्रूड ऑयल है, वो फैल गया मरीन एरिया के ऊपर, राइट? तो अब उससे आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स पता है, उससे जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो सकता है, उससे जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उनकी मौत हो सकती है, प्लस जो कोस्ट लाइन पे लोग रह रहे हैं उनका लाइवलीहुड भी हैम्पर हो सकता है और उनकी हेल्थ भी हैम्पर हो सकती है, राइट? अब स्टेप्स क्या लिए गए हैं इंडिया के अंदर हम लोगों ने टू प्रिवेंट ऑयल स्पिल? जैसे नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टिजेंसी प्लान बनाया है। और किसने बनाया है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने बनाया है। तो बता सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इंडियन कोस्ट गार्ड वहाँ पे डिफेंस डिफेंस अच्छा डिफेंस है। करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, राइट? इसके अलावा मर्चेंट शिपिंग एक्ट है 1958 का, विच ऑल्सो हैज़ प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ सी बाय ऑयल, राइट? तो ये एक्ट है हमारे पास। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, ये एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, वो भी इसके बारे में बात करता है। इसके अलावा मारपोल, मारपोल क्या है? प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम शिप्स। ये भी मारपोल जो एग्रीमेंट है ये भी डील करता है विद रिगार्ड्स टू ऑयल स्पिल, राइट? अब ऑयल स्पिल के ऊपर यूपीएससी ने एक बार ऑयल जैपर के बारे में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, राइट? तो याद रखना ऑयल जैपर जो है ये टेरी ने डेवलप किया। टेरी मतलब द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, राइट? तो ये इन लोगों ने टेरी ने डेवलप किया ऑयल जैपर। ये एक इको फ्रेंडली टेक्निक है
जिसमें हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑयल जो है और ऑयल स्पिल को ख़त्म करता है, राइट। तो याद रखना ऑयल जैपर। फिर है ओलिवेरियस एस, अगेन जॉइंटली डेवलप्ड बाय टेरी एंड इंडियन ऑयल आईओसी, हैज़ एन एडिशनल बैक्टीरिया स्ट्रेन दैट makes it more effective against sludge and crude oil with high sulfur content। तो याद रखना ओलिवियोरस जो है एस, ये सल्फर कंटेंट हाई जिसमें ऑयल के अंदर है उसको भी डिग्रेड कर देता है, राइट। तो ये है टेक्निक बायो रिमीडिएशन की। क्लियर। बायो रिमीडिएशन में आपको पता है दो टेक्निक्स होती हैं, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू तो ज़्यादा काम का नहीं होता, वो तो आप अलग से मशीनरी ला के डाल सकते हो। इन सीटू में मेरे को बता सकते हो 3 कैटेगरीज क्या हो सकती हैं? याद है अपना शंकर में या फिर कोई और एनवायरनमेंट की किताब में पढ़ा हो, बायोस्पार्जिंग, बायो वेंटिंग, 3 टर्म इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट का अपन पीटी कर रहे हैं। हम इसके अंदर लेट्स से कोई एरिया है जहाँ पे वेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका उसी लोकेशन पे, इसका मतलब क्या हो गया इन सीटू, वहीं पे हम उसका बेसिकली क्योर स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये तो इन सीटू हो गया। अब इन सीटू के अंदर स्पेसिफिकली बायोस्पार्जिंग की बात करें तो लेट्स से हम एक इंजेक्शन करते हैं ऑफ एयर अंडर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के साथ एयर को नीचे जो लेवल है वहाँ पे डालते हैं ताकि उससे जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो और बेटर हो सके, राइट। तो ये जो टेक्निक होती है इसके थ्रू हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं उनको ऑक्सीजन मिलता रहे और वो वेस्ट को ब्रेक डाउन करते रहें, राइट। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया बायो वेंटिंग की। बायो वेंटिंग में बेसिकली हम अगेन इसमें भी ऑक्सीजन रहता है, मतलब एक वेस्ट लैंडफिल वाला एरिया है, वहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट से भी अगेन जो बैक्टीरियाज हैं उनको ऑक्सीजन साथ साथ न्यूट्रिएंट मिलेगा तो उनकी एक्टिविटी और स्ट्रेंथन हो जाएगी, राइट। तो ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा और कौन सा रह गया? बायोस्पार्जिंग, बायोवेंटिंग, एक और Bio टेक्निक होता है ना? augment. हाँ करेक्ट, बायो ऑग्यूमेंटेशन। तो बायो ऑग्यूमेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम बाहर से लाके बैक्टीरियाज डाल देते हैं, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग बैक्टीरियाज है उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जो पर्सन है लेट्स से कोई दूसरा बैट्समैन है तो ये ऑग्यूमेंटिंग रोल प्ले करेगा, तो उसका काम है वो जो मेन कैरेक्टर है उसको हेल्प करना, राइट। तो बायो ऑग्यूमेंटिंग में ये होता है। बायोस्पार्जिंग में वाटर टेबल के अंडर हम लोग इंजेक्शन डालते हैं, इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करते हैं एयर, ताकि उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है या फिर जो केमिकल्स है वो डिकम्पोज कर दे बैक्टीरियाज, राइट। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टिजेंसी प्लान। तो डीजी विच इज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड शेयर द 25th मीटिंग ऑफ NOSDCP which was National Oil Spill Disaster Contingency Plan in Gujarat's Vadinnagar coast, ठीक है। अब ये जो प्लान है ये बनाया किसने? ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने बनाया है इन 1996। और ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है हमारा, ये सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है फॉर मैटर्स रिलेटेड टू ऑयल स्पिल। कोई भी ऑयल स्पिल हो जाता है तो उसमें जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी रहेगा वो हमेशा आपका हमारा कोस्ट गार्ड ही रहेगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये जो प्लान है दैट हैज़ कम अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। तो याद रखना प्लान उनके अंडर है, बट इसको मेन कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी कौन है? तो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है। और हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अदर रिलेटेड न्यूज़, क्लाउड बर्स्ट यूपीएससी ने मेंस में 2-3 बार पूछा हुआ है, बोले। इसमें एडिशंस है। ऊपर वो मार्पोल ट्रीटी देखे ना, वो 1973 में साइन हुई थी और इंडिया मेंबर है इसका, मार्पोल ट्रीटी का। और 16 जो ट्रीटी है वो
पुरानी है, 1914 में साइन हुई थी। तो 2022 में एक क्वेश्चन आया था पोलार कोड करके, जो कि 2017 में फोर्स में आया था। तो जो पोलार कोड है वो ये जो दोनों ट्रीटी है मार्बोर और सोलास उसके अंडर मैंडेटरी है, मतलब जो कंट्री इस इन दोनों ट्रीटीज़ को साइन करती है वो पोलार कोड फॉलो करती है। जो पोलार कोड है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? IMO। करेक्ट, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी एक ग्रीन वॉयज प्रोजेक्ट 2050 है जो कि आईएमओ का है। तो आईएमओ ने डिक्लेयर किया इंडिया को एज ए लीड कंट्री फॉर ग्रीन वॉयज प्रोजेक्ट 2050। तो और जो पोलार कोड है वो डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल वॉयजेस ये दोनों को एप्लीकेबल है। तो इम्पोर्टेंट है याद रखना, हम लोगों ने शिपिंग के बारे में थोड़ा पहले डिस्कस किया था। आई थिंक उसमें पोलर कोड्स एक्सक्लूसिवली नहीं किया था, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो सर ने बताई अभी। अब आगे चलते, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्लाउड बर्स्ट। तो यूपीएससी ने मेंस में दो पूछा हुआ है इसके बारे में, क्लाउड बर्स्ट के बारे में। हो सकता है अब नेक्स्ट टाइम प्री में पूछ ले, है ना। तो क्लाउड बर्स्ट क्या है? इट्स अ रेन इवेंट इफ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल इज रिसीव्ड एट अ स्टेशन इन 1 आवर। मतलब कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि कब हम रेनफॉल क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे, बट जनरल मतलब ये है कि एक सडनली एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया, एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक बहुत स्मॉल एरिया में और एक बहुत स्मॉल टाइम में अगर आउटपोर हो जाता है फ्रॉम द क्लाउड्स, तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट कंसिडर कर देते हैं, राइट। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया में हमारा ये मानना है कि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो रही है इन 1 आवर, और ये जो रेनफॉल है ये 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंडर हो जा रही है, तब हम बोलते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट का कंडीशन है। जनरली कहाँ होता है? ये जो पहाड़ी वाले जो एरिया हैं वहाँ पे आपको क्लाउड बर्स्ट ज़्यादा फ्रिक्वेंट देखने को मिलता है, एंड मोर प्रोमिनेंटली इन हिमालयाज। रीज़न बीइंग हिमालयाज़ की हाइट ज़्यादा है। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मॉइस्ट एयर आया, पहाड़ से जैसे ही टकराता है ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाता है तो आपको पता है एडियाबैटिक लैप्स रेट के चलते ये कंडेंस होने लगता है और कंडेंस होके क्लाउड बना लेता है। कभी कभी हो सकता है इस एयर में बहुत ज़्यादा मास हो या वाटर वेपर्स हो, तो एकदम से ऊपर उठेगा, भारी हो जाएगा, अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा और नीचे एकदम बर्स्ट कर जाएगा, राइट। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो ऑरोग्राफिक लिफ्ट हो, ऑरोग्राफिक मतलब माउंटेन उसे लिफ्ट कर दे, या फिर इन जनरल ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए जहाँ पे जो क्लाउड्स है उनके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे और रैपिडली फॉल डाउन कर जा रहे हैं, राइट। ये होता है क्लाउड बर्स्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो एवलांच। तो एवलांच जो है बेसिकली एक मास मूवमेंट का एग्जाम्पल है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इरोजन एक्टिविटीज़ का के बारे में, तो वहाँ पे हम एवलांच को देखते हैं। तो ये एक मास मूवमेंट है और जनरली हैपन्स ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे मास मूवमेंट हो जाता है मटेरियल का अलोंग अ स्लोप, राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ एवलांच। और इंडिया में होता रहता है, ठीक है। अभी जैसे सिक्किम में एक एवलांच हुआ था जहाँ पे हमारे कुछ सोल्जर्स जो थे वो उसके अंदर दब गए थे, राइट, इफ यू रिमेंबर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये मेरे घर के काफ़ी क्लोज है, लाइक 2-3 किलोमीटर के रेडियस में ही है। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, दिस हैज़ गॉट द रिकग्निशन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन लैंड स्लाइड डिजास्टर रिडक्शन फॉर द पीरियड 2023-26, ठीक है। ग्लोबल रिकग्निशन मिला है एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो अपने को पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, राइट। और इसे वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था उसी के अंडर स्टैब्लिश किया गया, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, राइट। अब यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं NIDM के, याद रखना। NDMA के कौन प्रेसिडेंट होते हैं? तो अपने को चेयरमैन पता है, वो PM होते हैं। लेकिन NIDM यानी हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूट है उसका हेड कौन होता है? तो वो होम मिनिस्टर हेड होते हैं, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में थे इस दौरान। पहला देखो UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDDR। दिस वाज एस्टैब्लिश इन 1999। इसका एम है टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है। जो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी चल रही है डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करना इसका काम है। इसके अलावा ये फॉलो अप करेगा, रिव्यू करेगा सेंडाई फ्रेमवर्क को,
राइट। जब भी सेंडाई फ्रेमवर्क आए आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए दैट इट रिलेट्स विद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये कुछ रिपोर्ट निकालता है बट इसके अगेन रिलेटेड बोले। CDRI भी है ना, हम्म इसी के अकॉर्डिंग 2019 में आया था वो, इंडिया ने लॉन्च किया था। आई थिंक अभी इस पीटी में हम लोगों ने स्टार्टिंग में CDRI ही पढ़ा था डिजास्टर वाले पार्ट में, राइट। तो याद रखना, बाकी रिपोर्ट्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर दैट रीज़न मैंने हाईलाइट भी नहीं किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में पहला देखो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो अभी ये नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट उसमें रिवील किया गया कि ये जो रीजनल और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है इंडियन समर मानसून का इज इन रिलेशन विद द एनसो, राइट। तो एनसो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिनोमेना है, क्लाइमेट फिनोमेना, जो कि पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट बोल सकते हैं एक लार्ज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है, राइट। तो इसके जनरली 3 फेजेस होते हैं, एक होता है अल नीनो, दूसरा होता है ला नीना और एक होता है न्यूट्रल फेज। यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं होता है, राइट। अल नीनो जनरली ऑकर्स इन एवरी 2 to 7 ईयर्स, और इसमें क्या होता है, इसमें वार्मिंग होता है ओशन सरफेस टेम्परेचर का इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। तो याद रखना सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन मतलब जो साउथ अमेरिका का जो बाउंड्री है वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो ओशन का टेम्परेचर होता है वो वार्म हो जाता है। रीज़न क्या है, यहाँ पे जो फ्लो जो करता है करंट, क्या नाम होता है उस करंट का? पेरुवियन करंट। करेक्ट, पेरू करंट भी बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, विच इज़ जनरली कोल्ड करंट। लेकिन जब अल नीनो आता है तो वो वार्म करंट बन जाता है। जब वो वार्म करंट बन जाता है तो वहाँ पे हमें रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलती है, बट उसकी वजह से जो इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आपको ड्रॉट कंडीशन देखने को मिलती है या फिर डेफिशिएंट रेन देखने को मिलती है, राइट। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं है। कभी कभी इसका ऐसा कुछ रिलेशन नहीं भी होता है, राइट। मतलब ऐसा देखा गया कि एल नीनो ईयर था फिर भी इंडिया में रेनफॉल ठीक ठाक था, राइट। आगे देखो, फिर ला नीना है। ला नीना का मतलब कूलिंग ऑफ सी सरफेस और बिलो सी एवरेज सरफेस टेम्परेचर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा ठंडा हो जाता है पानी इन द बेसिकली साउथ अमेरिकन कोस्ट। वहाँ पे जो करंट था वो और ज़्यादा कोल्डर हो जाता है, जिसकी वजह से उस रीजन में तो ड्रॉट पड़ता है, बट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में अच्छा खासा रेनफॉल होता है। तो ये पता होना चाहिए हमें। आगे चलते हैं, अल नीनो मानसून रिलेशनशिप की बात करते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि इन्वर्स रिलेशन है हमारे इंडियन मानसून में और एनसो के फिनोमेना में, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जब वार्मिंग हो रही है तो वार्मिंग होने से क्या होता है, मॉइस्ट एयर ऊपर जाता है, मॉइस्ट एयर ऊपर जाता है तो उससे क्या होता है, उससे रेनफॉल होती है। लेकिन इंडिया की तरफ क्योंकि कोल्ड है तो कोल्ड की वजह से ड्राई एयर रहती है, और ड्राई एयर होता है तो फिर कोई रेनफॉल नहीं आता है। तो ये अपने को इसमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब वीकनिंग और ये सब जो रीजंस है वो काम के नहीं है। कुछ फैक्टर्स की बात करें तो इसमें आपको कुछ फैक्टर्स पता होने चाहिए, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल, राइट। इंडियन ओशन डाइपोल क्या बोलता है कि हमारा जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है उसमें अगर टेम्परेचर वेरिएशन है तो डेफिनेटली मानसून रेनफॉल को इम्पैक्ट करेगा, राइट। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं जैसे अटलांटिक मेरिडोनियन ऑसिलेशन, राइट। ऐसे ही आपने एक मेडन जूलियन ऑसिलेशन पढ़ा होगा, कोई बता सकता है मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या था? एनीबॉडी? व्हाट इज मेडन जूलियन ऑसिलेशन? तो याद रखना मेडन जूलियन ऑसिलेशन बेसिकली एक पल्सेटिंग क्लाउड है, ईस्ट मूविंग पल्सेटिंग क्लाउड, ठीक है, जो ऐसे कुछ डायरेक्शंस में ट्रैवल करता है। तो अगर इसका ट्रफ इंडियन मानसून के साथ अलाइन हो जाता है तो अच्छा रेनफॉल होता है, अगर इसका क्रस्ट अलाइन होता है तो फिर रेनफॉल अच्छा नहीं होता है, राइट। तो याद रखना ईस्ट मूविंग क्लाउड्स होते हैं ये, या एक पल्सेटिंग मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और ये भी हमारे रेनफॉल को एनहेंस या फिर उससे इम्पैक्ट करते हैं, राइट। तो याद रखना MJO मेडन जूलियन ऑसिलेशन बोलते हैं इसे। तो इतना ही काम का है। मैं किसी को कोई एडिशन करना है तो बताइए। इसमें जो अल नीनो और ला नीना है ये
दोनों पैसिफिक ओशन से रिलेटेड फिनोमिनॉन है। तो इस पे एक मतलब लानिना पे क्वेश्चन था, तो उसमें इंडियन ओशन भी दिया था, बट पैसिफिक ओशन है तो वो गलत मार्क कर सकते हैं अगर इंडियन ओशन ऐसा कुछ लिखा है इस कॉन्टेक्स्ट में तो। राइट, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। राइट, अब आगे चलते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इंडियन ओशन डाइपोल में देखो, एज पर द यूएन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, अल नीनो एंड पॉजिटिव आईओडी आर एसोसिएटेड विद अबव नॉर्मल रेनफॉल्स एंड फ्लडिंग। ठीक है, अगर इंडिया के केस में भी बात करें तो यस दिस इज़ ट्रू, अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में देखने को मिलती है। तो यू शुड नो दैट। आगे चलते हैं, तो आईओडी के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो इट रिफर्स टू द डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ इंडियन ओशन, ऑल्सो नोन एज इंडियन नीनो। तो इसके 3 फेजेस होते हैं। पॉजिटिव कब होता है? जब वेस्टर्न साइड इज वार्मर देन द ईस्टर्न साइड, मतलब जो अरेबियन सी वाला जो साइड है वो बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा वार्मर है। तो इससे क्या होता है, इंडिया में अच्छा खासा रेनफॉल होता है, अफ्रीकन कोस्ट के अंदर भी रेनफॉल अच्छा होता है, वाइल सप्रेसेस रेनफॉल ओवर इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो फिर पड़ गई कंट्रीज़, वहाँ पे फिर कम रेनफॉल होगी। राइट, अगर इसका जस्ट उल्टा होता है, नेगेटिव है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कूलर जो है वेस्टर्न साइड है और वार्मर ईस्टर्न साइड है। तो इंडिया और जो अफ्रीका है वहाँ पे रेनफॉल थोड़ा सा कम होगा, ड्रायर होगा, और इससे जो रेनफॉल ज़्यादा है वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पता होना चाहिए। तो ये जो इंडियन ओशन डाइपोल है हैज़ अ लिंक विद अल नीनो ऑसिलेशन, सदर्न ऑसिलेशन मतलब एनसो, थ्रू एन एक्सटेंशन ऑफ द वॉकर सर्कुलेशन। राइट, ये वॉकर सेल बोलते हैं। तो अगर कभी कहीं पे पूछा जाए आपसे कि वॉकर सेल क्या है, तो याद रखना दिस इज रिलेटेड विद द इंडियन मानसून। राइट, तो एक सर्कुलेशन है जहाँ पे वार्मर एयर राइज करती है इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट से, और जो अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ तक ट्रैवल करती हैं। डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे वार्मर है तो वहाँ पे रेनफॉल होगा। बाकी आप ये बना सकते हो इस डायग्राम में। आई होप आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन। राइट, तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता लगा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन कुड मेक साइक्लोन्स मोर फ्रीक्वेंट। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो अपन बात करते हैं ये पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन होता क्या है। इट रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन इन द पैसिफिक ओशन। इसके 2 फेज होते हैं, एक होता है कूल फेज जहाँ पे लोअर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है इन द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक। ठीक है, ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक है, वहाँ पे आपको टेम्परेचर थोड़ा कम मिलेगा। एंड अ वार्म हॉर्सशू पैटर्न ऑफ हायर देन नॉर्मल सी सरफेस हाइट अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट एंड सदर्न पैसिफिक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट तो आपको देखने को मिलेगा कूल है, और ये वाला जो पार्ट है उसे टच होता हुआ वो वार्म है। नेक्स्ट, वार्म और पॉजिटिव का बात करें वो फेज का, तो वेस्टर्न पैसिफिक बिकम्स कूल एंड वेजेस इनटू द ईस्टर्न वार्म्स। राइट, और ये वैक्स और वेन करता है, मतलब कभी इंक्रीज होता है डिक्रीज करता है एवरी 20 to 30 ईयर। हाउएवर इन द रिसेंट टाइम द वार्म एंड कोल्ड फेज हैव बिकम मच शॉर्टर। राइट, जिसकी वजह से साइक्लोनिक जो फिनोमिनाज है ये आगे चलकर राइज कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में घुस के कोई नहीं पूछेगा आपसे, इतना नॉलेज है तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, जियोलॉजी ऑफ हिमालय के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी जम्मू कश्मीर में दे वर हिट बाय सेवरल मिड इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स विद इन 24 आवर्स। इससे पहले हम लोगों ने आइसलैंड में देखा था, वहाँ पे अर्थक्वेक स्वॉर्म्स आए थे। एक बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक आ जाना, उसे हम अर्थक्वेक स्वॉर्म्स बोलते हैं। राइट, तो अभी ऑनगोइंग जो कोलिजन चल रहा है बिटवीन इंडियन और यूरेशियन प्लेट, उसकी वजह से ये अर्थक्वेक से आपको देखने को मिलते हैं। और जनरली किस टाइप के अर्थक्वेक हैं, तो शैलो अर्थक्वेक्स। बट शैलो अर्थक्वेक ज़्यादातर आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा उससे डीपर मिलेगा, और जहाँ पे ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंस होता है वहाँ पे ये और डीपर हो जाता है। राइट, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, रीजन फॉर अर्थक्वेक तो मैंने बता दिया। जियोलॉजी ऑफ हिमालयाज की बात करें तो इट कैन बी
categorized by three major tectonic units: main central thrust, next है main boundary thrust और next Himalayan frontal thrust. तो ये तीन कैटेगरीज ऑफ टेक्टोनिक यूनिट्स क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू हिमालयस, राइट. तो इसमें सबसे जो मेन है वो आप देख सकते हो, मेन सेंट्रल थ्रस्ट विच इज़ द हाईएस्ट एंड द ओल्डेस्ट थ्रस्ट, एक नॉर्थ डिपिंग फॉल्ट है, मेक्स टेक्टोनिक कॉन्टैक्ट बिटवीन हायर एंड लेसर हिमालयस. ठीक है, तो ये अपने को इसमें पता होना चाहिए. एंड लेसर एंड सब हिमालयस आर सेपरेटेड बाय MBT विच इज़ द मेन बाउंड्री थ्रस्ट एंड HFT यानी हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट. ठीक है, अब अगेन इसमें भी ज़्यादा जाना, अंडर डीप में जाना कोई काम का नहीं, बस ऊपर से आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, राइट, कि क्यों ये अर्थक्वेक्स आए यहाँ पे. आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो, वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम रिपोर्ट. अगेन ज़्यादा काम का नहीं है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने को इसमें पता होनी चाहिए. जैसे एक करंट अफेयर्स दिया था इसमें, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट रिलीज द वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम रिपोर्ट फॉर द हिंदू कुश हिमालय, राइट. तो हिंदू कुश हिमालय मतलब ये, इसको हम बोलते हैं थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्फ़ जो है इस रीजन में देखने को मिलेगी, तो हिंदू कुश और हिमालय के अंदर. और अभी इस रिपोर्ट में पता लगा कि ग्लेशियर जो है डिसअपेयर कर चुके हैं 65% फास्टर इन 2010 देन इन द प्रीवियस डिकेड, और बहुत तेज़ी से ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, जिसके कारण पीक वाटर, जहाँ पे हम एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पे सप्लाई ऑफ जो फ्रेश वाटर है ड्यू टू ग्लेशियर मेल्ट विल बी हाईएस्ट. मतलब ज़्यादा पानी आपको मिलेगा क्योंकि ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, राइट. धीरे धीरे फिर ग्लेशियर्स का अमाउंट, जैसे ही वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर ज़्यादा पानी आपको नहीं मिल पाएगा, तो ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के बारे में. तो इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके मेंबर्स कौन कौन है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान. तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं हिंदू कुश जो माउंटेन, हिंदू कुश हिमालय माउंटेन रेंज जो है उससे वो इनके अंदर लाई करते हैं, राइट. तो यहाँ पे देख भी लो हिंदू कुश माउंटेन हिमालयन रीजन के बारे में. तो अगेन वही कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें आते हैं. एंड होस्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा. ठीक है, तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, या हाईएस्ट माउंटेन पीक? K2. K2. K2 है, तो याद रखना K2 देन कंचनजंगा, राइट. वैसे अगर बात करें तो अभी ये POK में आता है, तो ये भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट, इट इज़ नोन एज द वाटर पोल, थर्ड पोल और वाटर टावर ऑफ द एशिया. तो आपको पता है वाटर टावर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, जैसे मैकोंग, यांगिस्ते, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस. तो ये सारी रिवर्स निकलती हैं एंड फीड करते हैं वर्ल्ड की ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को. ठीक है, तो इसलिए ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं एक रिलेटेड इनिशिएटिव की, बिल्डिंग एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन हिंदू कुश हिमालयस इनिशिएटिव. किसने लॉन्च किया था ये इनिशिएटिव, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, राइट. और इसमें एक रिजल्ट ओरिएंटेड कमिटमेंट है बिटवीन ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नेपाल एंड भूटान. तो ये पता होना चाहिए. तो नेक्स्ट टॉपिक देखो इसमें, एटलांटिफिकेशन. तो न्यूज़ में इसलिए बिकॉज एटलांटिफिकेशन इज मेकिंग द आर्टिक ओशन सॉल्टियर एंड वार्मर, राइट. तो अब देखते हैं एटलांटिफिकेशन है क्या. तो ये दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर इन द वार्म वाटर फ्रॉम एटलांटिक ओशन इज बीइंग एडवेक्टेड इनटू आर्टिक ओशन इन इंक्रीजिंग अमाउंट. एडवेक्टेड मतलब कि वहाँ पे हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र हो रहा है. कहाँ से हो रहा है, तो एटलांटिक सी से आर्टिक सी की तरफ पानी जा रहा है, जो कि वहाँ का जो सी की सैलिनिटी है और उसमें जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, राइट. तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बेटे समझ में आएगा. तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रेंट सी है, ये फ्रैम स्टेट है बिटवीन ग्रीनलैंड एंड सेवलबार्ड, और ऊपर आर्टिक ओशन है, उसके नीचे ग्रीनलैंड सी, नॉर्वेजियन सी और अटलांटिक ओशन पड़ जाता है. ठीक है, तो अब ये जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है अटलांटिक ओशन से, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग एंड इंक्रीजिंग सैलिनिटी इन द आर्टिक ओशन.
करंटली सिचुएशन की बात करें तो आर्टिक ओशन जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड रहता है सी आइस से। अब धीरे धीरे वो सी आइस मेल्ट हो रही है, राइट। उसके बिलो जो नीचे का लेयर है सी आइस के नीचे, वो एक फ्रेश वाटर का लेयर है, और देन उसके नीचे यू विल फाइंड द सॉल्टियर वाटर, ठीक है। और ये सेग्रीगेटेड है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द सैलिनिटी, और डिफरेंस इन सैलिनिटी क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द डेंसिटी। तो जो डेंसर होगा वो नीचे की तरफ बॉटम में रहेगा, फिर उसके ऊपर जो कम डेंस होगा वो चीज़ रहेगी, और आइस का डेंसिटी इनमें सबसे कम होता है, ये अपने को पता ही है। फॉर दैट रीजन आइस टॉप पे है, बीच में फ्रेश वाटर है, और उसके नीचे सॉल्टियर वाटर में देखने को मिलता है आर्टिक ओशन में जनरली। बट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अटलांटिक ओशन का जो वाटर है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे वाटर जो है हमें वार्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और इससे ये जो स्ट्रैटिफिकेशन था या जो सेग्रीगेशन था इन लेयर्स के बीच में, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, राइट। और रीज़न क्या है इस रैपिड डिक्लाइन का, जिससे ये जो आइस खत्म हो रही है, और इसको हम बेसिकली इस प्रोसेस को हम आर्टिक डाइपोल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जनरली एसोसिएटेड होता है एंटी साइक्लोनिक विंड्स ओवर नॉर्थ अमेरिका एंड साइक्लोनिक विंड ओवर यूरेशिया, जिससे ये एक 15 ईयर का साइकिल बनता है, राइट। और पॉजिटिव फेज जब होता है आर्टिक डाइपोल का, तो यहाँ पे स्लोइंग आर्टिक सी लॉस होता है, वेर एज नेगेटिव फेज एक्सेलरेट सी आइस डिक्लाइन। तो अभी अपने को पता होना चाहिए, ये जो है बेसिकली नेगेटिव जो फेज था वो चल रहा था, जहाँ पे सी आइस जो थी उसका डिक्लाइन हो रहा था आर्टिक ओशन, राइट। ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक मैप भी देख सकते हो ओशन करंट्स का, राइट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे नॉर्वेजियन सी देख सकते हो, नॉर्वेजियन करंट सॉरी। तो ये रेड कलर में मतलब हॉट वाटर करंट है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है और बढ़ जाता है आर्टिक ओशन की वार्मर होने में, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन ओशन जियोइड लो। तो अभी कुछ रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कॉज ऑफ एन ओवर 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाइड ग्रेविटी होल, जिसे नाम दिया गया इंडियन ओशन जियोइड लो। आपको पता है अर्थ का जो शेप है वो स्पेरिकल नहीं है, इनफैक्ट उसके लिए एक नया शेप डिज़ाइन बोला जाता है, विच इज़ जियोइड। जियोइड मतलब सेंटर से थोड़ा सा थिकर है, लेकिन ऊपर जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझना हो तो आप बर्गर के बन जैसा शेप समझ सकते हो इसे, राइट। तो ऐसा कुछ अर्थ का शेप है, और यहाँ पे जो इंडियन ओशन जियोइड लो है, इस रीजन में हमें देखने को मिला कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है इज़ द वीकेस्ट एट दिस पॉइंट, राइट। और ये पॉइंट लोकेटेड कहाँ है, तो दिस इज़ लोकेटेड जस्ट साउथ ऑफ श्रीलंका, राइट। तो इंडिया के जस्ट पास में यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, क्लियर। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो सी लेवल है वो 100 मीटर लोअर है देन द ग्लोबल एवरेज। जो ग्लोबल एवरेज है सी लेवल का, उससे 100 मीटर नीचे एक डिप्रेशन क्रिएट हो रखा है। अब इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इसके आसपास मॉल्टन रॉक्स का जो है प्लूम्यूल राइज होता है, मतलब मॉल्टन रॉक्स राइज होते हैं और इसके आसपास इकट्ठे होते हैं। तो ये वाला जो रीजन है इसलिए कंपैरेटिवली नीचे रह जाता है, राइट। तो ये याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट फिनोमेना है ऑरोरा। तो अभी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO विच इज सिचुएटेड एट नियरली 14,800 फीट अबव द सी लेवल एट माउंट सरस्वती। अब ये लोकेशन याद रखना, माउंट सरस्वती, हेनले वैली ऑफ चांगथांग लद्दाख, ठीक है। तो ये याद रखना है, माउंट सरस्वती में हेनले वैली, चांगथांग लद्दाख, यहाँ पे सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट किया गया रेयर अरोरा फिनोमेना। तो अरोरा अपन जानते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंदर जो लाइट्स देखने को मिलती है उन्हें हम अरोरा फिनोमेना बोलते हैं। और वो क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज जो सन से जो इलेक्ट्रॉन का शावर आता है वो अर्थ के जब मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है तो वो धीरे धीरे लाइट प्रोड्यूस करता है, राइट। तो वो फिनोमेना जनरली अपने को देखने को मिलता है एट द पोल्स, बट ये हमें इंडिया का ये जो हेनले वैली है उसके अंदर, ये माउंट सरस्वती में जो हमारा ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे देखने को मिला, विच इज़ अ वेरी रेयर इंसिडेंट, ठीक है। इसलिए पता होना चाहिए। अब आपको जैसे मैंने बताया क्यों दिखते हैं अरोराज, बिकॉज जो सन से जो पार्टिकल्स निकलते हैं जैसे कोरोनल मास इजेक्शन हो गया, सोलर फ्लेयर्स हो गया, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे आके टकराते हैं, ठीक है। आपको पता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे ट्रैवल करता है। तो सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराए तो जनरली वो यहाँ जाके कहीं पे दिखाई देते हैं। तो अगर नॉर्थ में है तो उसे हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और साउथ में है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए।
और कलरफुल लाइट्स यहाँ पे देखने को मिलती है, बट ये हमें हेनले जो ऑब्जर्वेटरी है उसके अंदर देखने को मिला, तो एक रेयर फिनोमेना था। इसके अलावा आप ये याद रख सकते हो, इंडिया का ये जो हेनले वैली है ये इंडियाज ओनली डार्क स्काई रिजर्व है। डार्क स्काई रिजर्व मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई आर्टिफिशियल लाइट से पोल्यूशन नहीं होता, और यहाँ पे क्लियर स्काई अवेलेबल है फॉर ऑब्जर्विंग द स्काई एट नाइट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, इंडिया का ओनली डार्क रिजर्व है हेनले वैली के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक वैली है कॉल्ड जीरो वैली, ये बता सकते हो कहाँ पे? एनी आइडिया? जीरो वैली। अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये पता होना चाहिए, ऐसे रैंडम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अदर टर्म्स इन न्यूज़ देख लेते हैं। पहला देखो इसमें ओमेगा ब्लॉकिंग, तो अभी ये फिनोमेना मेडिटेरेनियन सी के अंदर देखा गया था, और दिस लेड टू सर्टेन फ्लड सिचुएशन, ठीक है, अराउंड द रीजन्स लोकेटेड इन मेडिटेरेनियन सी। तो ओमेगा ब्लॉकिंग है क्या? ये रिजेंबल करता है ओमेगा शेप को, ये लेटर आपने देखा होगा ओमेगा, तो इसको रिजेंबल करता है। और क्या रिजेंबल करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लो प्रेशर यहाँ बन जाता है, एक लो प्रेशर यहाँ बन जाता है, तो जो जेट स्ट्रीम होती है वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है, और बीच में यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, राइट। तो जेट स्ट्रीम इस तरीके से ओमेगा पैटर्न फॉलो करती है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा ब्लॉकिंग। ठीक है, और इससे कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे अभी रिसेंट पाकिस्तान में फ्लड्स आई, फ्रांस और जर्मनी के अंदर जो हीट वेव इंसिडेंट्स हुए वो कहीं ना कहीं ओमेगा ब्लॉकिंग से लिंक किए गए। ठीक है, तो याद रखना ओमेगा ब्लॉकिंग क्या होता है फिनोमेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, एटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC। तो न्यूज़ ज़्यादा काम का नहीं है, मेन अपने को पता होना चाहिए होता क्या है। नाम से पता लग रहा है अटलांटिक ओशन में ये एक करंट है, तो ये सिस्टम ऑफ ओशन करंट से इन द अटलांटिक ओशन दैट सर्कुलेट्स द हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स। ठीक है, ट्रॉपिक्स से जो हीट है उसे उठाकर ऊपर नॉर्थ में लेके जाती है, और नॉर्थ के अंदर जो कोल्ड वाटर और जो सॉल्टियर वाटर है उसे डिससेमिनेट करती है। एक तरीके से पूरे अर्थ के ऊपर टेम्परेचर रेगुलेशन का जो काम है वो ये एटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन करते हैं, राइट। अब अगर ये स्लो डाउन हो जाता है या डिसरप्ट हो जाता है एटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, अगर ये स्लो हो जाता है या डिसरप्ट हो जाता है, तो इससे सी लेवल राइज हो सकता है, कूलिंग हो सकता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और डिक्रीज रेनफॉल देखने को मिल सकती है यूरोप में, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो ब्लू होल, तो ब्लू होल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, साउथ चाइना सी में हमें एक जगह मिली थी विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द डीपेस्ट ब्लू होल ऑन दी अर्थ, जिसका नाम था ड्रैगन होल और लॉन्ग डोंग। ठीक है, तो ये जो ड्रैगन होल है ये बेसिकली समुद्र के अंदर एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे एक सिंक होल बना हुआ है। सिंक होल कौन सी टोपोग्राफी में देखने को मिलता है जनरली, कोई बता सकता है? कार्स्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी में मिलता है ना। तो अगर ये समुद्र में कहीं पे सिंक होल बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे तो कैसे बनता है कि कैल्शियम के डिपॉजिट जो होते हैं वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं और वॉश अवे कर जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई लेट्स से सॉफ्ट वाटर होगा वो हट गया वहाँ पे, और उसके अराउंड हार्ड वाटर है, तो बीच में गड्ढा हो गया। ठीक है, अब ये जो डिप्रेशन है इसके अंदर एक अलग क्वालिटी ऑफ वाटर देखने को मिलता है, बिकॉज ये बाकी समुद्र से सेपरेटेड होता है। फॉर दैट रीज़न यहाँ पे कलर ब्लू कलर देखने को मिलता है जनरली। तो ऐसा ही हम लोगों ने एक नया ब्लू होल जो है डिस्कवर किया है ऑफ द कोस्ट ऑफ यूकाटन पेनिनसुला इन मेक्सिको। तो याद रखना यूकाटन पेनिनसुला मेक्सिको में है, और इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल अमेरिकन सेपरेटिंग गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड द कैरिबियन सी, एंड इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज। ठीक है, तो मैप अगर आपको याद होगा तो ऐसे नीचे की तरफ श्रिंक होता जाता है नॉर्थ अमेरिका, राइट। तो ये यहाँ पे जो रीजन है इसको यूकाटन पेनिनसुला हम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लू होल मिला है यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है इसे हॉटस्पॉट ऑफ माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी, एंड इट्स कंसीडर्ड टू बी ऑफ द आइस एज एरा। ठीक है, तो ये याद रखना, ब्लू होल अभी रिसेंटली कहाँ मिला है, तो यूकाटन पेनिनसुला मेक्सिको में मिला है। इससे पहले डीपेस्ट जो था वो साउथ चाइना सी में ड्रैगन होल या लॉन्ग डाउन नाम से मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो यूरी लाइट। तो अभी एक ढाला क्रेटर है ऑफ मध्य प्रदेश, और उसमें रिसर्चर्स ने ऐसा पाया कि ये जो ढाला क्रेटर बना है मध्य प्रदेश में, दिस वाज
ड्यू टू द कोलिजन ऑफ अ मीटियोराइड कॉल्ड यूरीलाइट। ठीक है, तो यूरीलाइट कुछ पहले मीटियोराइड्स में से हैं जो कि अर्थ पे आके टकराए थे। तो याद रखना इनमें बहुत टाइप के मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे सिलिका, रॉक, ओलिवाइन, पायरोक्सिन, कार्बन एंड मेटल ऑक्साइड। हम एनसीईआरटीज में ना जब क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज पढ़ते हो। तो क्या बताओगे कि लाइक मीटियोराइड डायरेक्ट सोर्स के अंडर आएगा या इनडायरेक्ट सोर्स में आएगा ऑफ बेसिकली नोइंग दी अर्थ में डायरेक्ट सोर्स होगा या फिर इनडायरेक्ट सोर्स होगा? डायरेक्ट। करेक्ट, डायरेक्ट सोर्स होगा। ऑल्दो अर्थ का पार्ट नहीं है, बट इससे अर्थ के फॉर्मेशन के और यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसके अलावा और भी मीटियोर के इम्पैक्ट से इंडिया के अंदर क्रेटर्स हैं, जैसे रामगढ़ राजस्थान में है, ठीक है, लोनार महाराष्ट्र में, राइट। लोनार के बारे में बोला जाता है कि एंडोरिक टोपोग्राफी शोकेस करता है। तो बता सकते हो एंडोरिक का मतलब क्या होता है या किस टाइप की टोपोग्राफी होती है एंडोरिक? एंडोरिक जहाँ हाँ वाटर्स पूल में जाके मिल रहा है ना, एंडोरिक लेक बोलते हैं। हाँ, एंडोरिक भी बोलते हैं और सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। ये बहुत सारी जगहों से पानी आ रहा है और एक जगह पे मिल रहा है, ठीक है, जगह जगह से आ रहा है और पानी एक जगह मिल रहा है, राइट। ये तो हो गया एंडोरिक या सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल का कोई एग्जांपल बता सकते हो जहाँ पे एक जगह से पानी निकल रहा है, और क्या बोलते हैं इस टोपोग्राफी को? अमरकंटक। वेरी गुड, अमरकंटक। और क्या बोलते हैं इस टोपोग्राफी को? रेडियल। करेक्ट, रेडियल बोलते हैं। और मैम ने जैसे बोला अमरकंटक जो है वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नदियाँ निकलती है बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल नर्मदा, सोन, जोहिला। तो याद रखना 3 रिवर है, नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है। तो ये रेडियल का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड्स। हाँ, मेटियोर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो बहुत सारे बर्न हो जाते हैं। तो कौन से लेयर में होता है वो? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। मीजोस्फेयर में। सही है, वो मेसोस्फेयर थोड़ा डेंसर होता है इस वजह से। राइट, तो ये पता होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट देखो कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड्स। तो कैटाबैटिक विंड्स मतलब कूलर डेंसर एयर मूविंग ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और जनरली लोकल एरिया का जो टेम्परेचर है उसको इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये पहाड़ है, यहाँ से नीचे आता है और कूल विंड आता है, तो वैली के अंदर कूल विंड देखने को मिलता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है इसे हम इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे कूल है, इसके ऊपर वार्म पड़ा है लेयर, राइट। तो दिस कंडीशन इज ऑफ इन्वर्जन। जनरली क्या होता है, जैसे आप ऊपर जाते हो तो कूल होना चाहिए, लेकिन इस केस में आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो आपको वार्म मिलता है, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन को लीड करता है कैटाबैटिक विंड्स, ये पता होना चाहिए। इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है एनाबैटिक विंड। जब जो वार्म विंड है वो ब्लो करती है और माउंटेन स्लोप से टकराती है तो अपलिफ्ट होती है, राइट। धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है, ठीक है, और कम होके फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है और उससे रेनफॉल हो जाती है, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, विंटर सोलिस्टिस। तो यूपीएससी ने इस पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक स्पेसिफिक दिन पे, जैसे आई थिंक शायद 21 जून के बारे में पूछा हुआ था कि उस दिन सन जो है वो कहाँ पे होता है, उसकी लोकेशन पे एक बार 2019 में प्रॉब्ली एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था। तो अपन देखते हैं विंटर सोलिस्टिस के बारे में। तो आपको पता है अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्ट पे है ना, अपने अर्थ के एक्सिस के अराउंड इतना टिल्टेड है। और इसी टिल्ट की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जो सीजन से होता है उसका वेरिएशन होता है, राइट। अब दो ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जब सन डायरेक्टली होता है इक्वेटर के ऊपर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में डे एंड नाइट इक्वल होता है। तो अगर सितंबर 22-23 को है तो हम बोलते हैं कि दिस इज ऑटम इक्विनॉक्स। और अगर मार्च 20 या 21 के बीच में सन डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर है तो वहाँ पे वर्नल इक्विनॉक्स होता है। सिमिलरली अगर जून 2022 के आसपास सन जो है डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, तो उसे हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। और इस दिन क्या होता है, लॉन्ग डे होता है इन द नॉर्थ
हेमिस्फेयर और शॉर्ट नाइट होती है। सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट होता है विंटर सोलिस्टिस, जब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर होता है डायरेक्टली, और यहाँ पे हमें बहुत एक्सट्रीम समर देखने को मिलता है इन द ऑस्ट्रेलियन रीजन। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया या जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें डे लंबा होता है और नाइट छोटा होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, फेरियोटो मैग्मेटिक इरप्शंस। तो अभी ये जो है एक फिनोमेना था जिसकी वजह से हमें एक न्यू आइलैंड एमर्ज होते हुए दिखा है ऑफ द जापान्स आयोटो आइलैंड्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, तो याद रखना ये इरप्शंस से एक नया आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो है आपको पता है कि यहाँ पे वोल्केनो है, उसके इरप्शन से पैदा हुआ, लेकिन ये जो वोल्केनो है उसके इरप्शन से जो मैग्मा निकलता है और जब वाटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे काफ़ी एक्सप्लोसिव इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो बहुत ही रिगरस या बहुत ही एक्सप्लोसिव इससे इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, लीडिंग टू कंकरेंट इजेक्शन ऑफ स्टीम एंड पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स। तो इसमें ये पता होना चाहिए। आगे देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सुंदरगढ़ नेचुरल आर्च। तो ये आर्च जो है दिस हैज़ बीन अवॉर्डेड अ जियो हेरिटेज टैग बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो जियोलॉजिकल फीचर है, मतलब अर्थ के नेचुरल प्रोसेसेस से बना ये एक फीचर है, लोकेटेड इन खेना गफार रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। और ये जो है बिगेस्ट नेचुरल आर्च है हमारी कंट्री का जिसे जियो हेरिटेज टैग मिला है। राइट, और ये जियो हेरिटेज टैग देता कौन है, याद रखना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देता है। तो याद रखना सुंदरगढ़ नेचुरल आर्च को ये जियो हेरिटेज टैग मिला है जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म्स। तो मैग्नेटिक सबस्टॉर्म्स का मतलब क्या है, एक शॉर्ट लिव प्रोसेस है जिसमें पोर्शन ऑफ द अर्थ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन सोलर विंड एंड अर्थ्स मैग्नेटोस्फेयर। तो जो सन से जो विंड आता है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बहुत सारा प्लाज्मा रहता है, वो जब अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के साथ टकराता है तो फिर एक शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस चालू होता है जिसे हम मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म बोलते हैं। राइट, अब इसका जनरल ड्यूरेशन जो है 2 से 4 घंटे का ही रहता है और जनरली जो है ये डिपेंड करता है अपॉन द सोलर साइकिल। राइट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, शेल्फ क्लाउड। तो ये देख सकते हो, ऐसा लगता है एक पूरा का पूरा शेल्फ मूव कर रहा है। ठीक है, एक पूरी पट्टी मूव कर रही है और ये शेल्फ क्लाउड अभी रिसेंटली उत्तराखंड में देखने को मिला था। फॉर दैट रीज़न ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो शेल्फ क्लाउड है इसे ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्कस क्लाउड्स। तो ये इसका एक और नाम है, शेल्फ क्लाउड या आर्कस क्लाउड्स। तो जनरली दीज क्लाउड्स आर एसोसिएटेड विद पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम, मतलब कोई पावरफुल थंडर स्टॉर्म वगैरह आता है उससे पहले जनरली आपको ये क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। समटाइम्स सीन बीनीथ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो कल भी हम लोगों ने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के बारे में बात किया था। तो बेसिकली शेल्फ क्लाउड आगे आगे चलता है, उसके पीछे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आता है। तो मतलब ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि बस जैसे दुनिया खत्म होने वाली, मतलब एकदम डूम्स डे जैसा फीलिंग आता है। ठीक है, ऐसा कुछ शेल्फ क्लाउड को देख के। राइट, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलो, नेक्स्ट देखो, होमोनेलिडी। तो अभी ये होमोनेलिडी के जो कुछ एविडेंसेस थे हमें देखने को मिले इन अ केव। राइट, तो इसलिए ये जो एक कह सकते हैं कि एक एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज था उसके बारे में हमें पता लगा। तो फीचर्स देखते हैं होमोनेलिडी के। तो वॉक्ड फुली अपराइट, जैसे हम लोग फुली अपराइट चलते हैं वैसे ये भी चलते थे, एंड हैंड्स वगैरह हम सबसे सिमिलर थे, बट देयर शोल्डर्स वर बिल्ड फॉर क्लाइंबिंग। जैसे बंदरों के जैसे शोल्डर्स होते हैं ना, वैसे चढ़ने के लिए ही शोल्डर्स इनके बने थे। एंड टीथ वर लाइक अदर ओल्डर प्राइमेट्स, और ब्रेन साइज जो था वो ह्यूमन से 1/3 था। ठीक है, आज का जो मॉडर्न ह्यूमन का ब्रेन सोचो और उसका 1/3 कर दो तो आपको होमोनेलिडी का जो ब्रेन है ये देखने को मिलेगा। राइट, इससे पहले भी ह्यूमन के कुछ अर्लियर एंसेस्टर्स के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। जैसे देखो, आरडी पेथेनिकस, एस्ट्रेलोपेथेनिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स एंड डेनिसोवंस। तो डेनिसोवंस के बारे में यूपीएससी ने अराउंड 2019 में प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए डेनिसोवंस क्या है। और अभी आई थिंक जो इससे पिछला जो नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन जो दिया गया था वो प्रॉब्ली इसी फील्ड में दिया गया था, डेनिसोवंस के लिए। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, सन हेलो या 22 डिग्री हेलो। तो बेसिकली सन से आने वाली जो रेज होती है वो अर्थ के अंदर
जब एंटर करती हैं तो एक कभी कभी मल्टी कलर्ड रिंग बना लेती है, ठीक है। ऐसा एक रिंग हवा में बनता हुआ दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं सन हेलो या 22 डिग्री हेलो, जो कि सन की जो लाइट है जब वो रिफ्रेक्ट होती है या बेंड होती है अपॉन एंटरिंग इनटू आइस क्रिस्टल इन द थिन सिरस क्लाउड्स। तो याद रखना, सिरस क्लाउड्स जो कि हाईएस्ट क्लाउड्स होते हैं, उनके अंदर जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं उनसे जब सनलाइट टकराती है तो कभी कभी ये हेलो जो है हमें देखने को मिलता है। इससे पहले ये बैंगलोर के अंदर देखने को मिला था, अभी ये नॉर्थ इंडिया में रिसेंटली देखने को मिला है, राइट। तो ये पता होना चाहिए सन हेलो के बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो प्लेसेस इन न्यूज़ देखते हैं टॉपिक। पहले इंडिया के प्लेसेस इन न्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट वन इज पर्थ से लद्दाख। तो अभी लद्दाख वैसे ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज अभी प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे 6 शेड्यूल के लिए, राइट। तो यहाँ पे अभी इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज यहाँ पे कोरल रीफ के फॉसिल मिले हैं विच आर फाउंड एट द बर्ड से लद्दाख रीजन, राइट। तो वो कहीं ना कहीं जो थ्योरी है कि अर्थ कहीं ना कहीं वो जो आइडिया है कि इंडियन जो प्लेट है आकर टकराया था विद द तिब्बतियन या यूरेशियन प्लेट, तो बीच में टेथिस सी था, इसलिए जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस है जैसे काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, इनके अंदर हमें कभी कभी इस टाइप के जो सेडिमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं, राइट। ये फॉसिल फ्यूल भी अगेन उसी थ्योरी को सपोर्ट करता है कि कभी ना कभी यहाँ पे सी रहा होगा और सी के ही जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट हो गए उस फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट दौलत बेग ओल्दी रोड भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये जो रीजन है लद्दाख का उसको कनेक्ट करता है, राइट, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ। इसके अलावा जोजिला टनल है। तो जोजिला टनल विल प्रोवाइड ईयर राउंड कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर वैली एंड लद्दाख। तो अगेन ये पता होना चाहिए कि कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच में जो कनेक्शन है वो जोजिला टनल के थ्रू बनेगा। इसे जोजिला पास भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये टनल बनाया गया है। अब ये टनल बनने से ईयर राउंड कनेक्टिविटी मिलेगा कश्मीर वैली और लद्दाख में, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आप बताइए कि कश्मीर और जो कश्मीर वैली है और जो जम्मू का रीजन है उसके बीच में भी एक पास पड़ता है, पास का नाम बता सकते हो, क्या नाम है? एनीबडी? आइडिया है किसी को पास का क्या नाम है? ठीक है, तो याद रखना बनिहाल पास है, राइट। ये पासेस वगैरह देखना बिकॉज इस साल जैसे सेला टनल के बारे में देखा हम लोगों ने, सेला पास पहले डिस्कस किया है इस पीटी में, तो वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, राइट। तो ऐसे ही बाकी सब पास भी पता होने चाहिए थोड़े थोड़े, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो नर्मदा रिवर। तो न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज यहाँ पे फ्लडिंग हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे गांव जो हैं इन गुजरात वो डिस्प्लेस हो गए। इंडिया का 5th लार्जेस्ट रिवर है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो रीज़न बता सकते हो वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्यों है? बिकॉज ज़्यादातर इंडिया में रिवर जो हैं दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। एनी आइडिया वाई इज इट सो? रिफ्ट वैली से बहती हो। करेक्ट। और रिफ्ट वैली कैसे क्रिएट हुआ है? ये जो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तब हुआ था शायद वो रिफ्ट वैली क्रिएट। मैं आई वांटेड टू नो कि यहाँ पे 2 माउंटेन रेंजेस है ना जिसके बीच में पड़ के फ्लो कर रहा है ये। हाँ, सतपुड़ा एंड विंध्यास। करेक्ट। तो सतपुरा और विंध्या ऊपर उठा हुआ है, उसके बीच में से ये फ्लो करता है फिर, ठीक है। ये पता होना चाहिए इसके बारे में। एंड जैसे हम लोगों ने बात किया था रेडियल टोपोग्राफी का, तो हमारे कंटक से ये फ्लो करता है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो सुकापाका रिवर। सुकापाका रिवर कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी की। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ट्रिब्यूटरी होती है वो नदी के अंदर फ्लो करती है, डिस्ट्रीब्यूटरी जो कि उस नदी से निकल के एक नई नदी बनती है, राइट। सो याद रखना सुकापाका नदी जो थी इसे रिजुविनेट करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर की बात करते हैं। द सेंटर प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ लार्ज बैरेज ऑन द सियांग रिवर, ठीक है। अब सियांग रिवर जो है 2 नदियों को ज्वाइन करता है, लोहित और दिबांग, और टुगेदर ये मिलकर ब्रह्मपुत्रा कहलाते हैं। तो जब इंडिया में ये नदी आती है तो इसे हम सियांग नाम से जानते हैं, बट इंडिया में एंटर करने के बाद लोहित और दिबांग जब इसमें मिलते हैं तो हम इसे ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की कॉल्ड सुबानश्री।
तो अभी सुबानश्री के ऊपर हम लोग एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन अभी वो लैंडस्लाइड के चलते थोड़ा डैमेज हो गया। तो याद रखना, सुबानश्री इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अपर ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे बिहार में। तो यहाँ पे बागमती रिवर इज इन न्यूज़। तो यहाँ पे एक बोट सबमर्ज हो गया था, तो ये पता होना चाहिए बागमती रिवर जो है, इट्स अ ट्रांसबाउंडरी रिवर बिटवीन नेपाल एंड इंडिया एंड ओरिजिनेट्स इन बागदवर नेपाल और एंड्स इन कोसी रिवर इन बिहार। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। तो दीज वर सम ऑफ द प्लेसेस इन न्यूज़ इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, आईआर में और देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुछ इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। पहला देखो बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग सी, तो यहाँ पे स्टडी से पता लगा कि ये जो बेरिंग सी है, यहाँ पे जो आइस है वो तेज़ी से मेल्ट हो रहा है और इससे वाइल्ड फायर के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट चाइना के अंदर और रशिया के अंदर। ठीक है, अब बेरिंग सी आपको पता है इज कनेक्टेड विद द चुकची सी। ठीक है, यहाँ नीचे चुकची सी है और बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, स्ट्रेट का नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो खोआ लिजान क्रेटर लेक। तो ये कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया के अंदर आपको लेक देखने को मिलेगा और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसिडिक ओरिजिन का या एसिडिक लेक है, हैविंग वॉल्केनिक ओरिजिन। ठीक है, तो अभी इसकी एक सैटेलाइट के मदद से हम लोगों ने एक ऑप्टिकल इमेज निकाला था, राइट। तो याद रखना ये क्रेटर लेक खोआ इजन क्रेटर लेक ये इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अफ्रीका के अंदर, तो लेक विक्टोरिया न्यूज़ में है बिकॉज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से ये जो लेक है विक्टोरिया, वहाँ पे हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले जैसे फ्लडिंग एक्सेट्रा। और याद रखना ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, कोई बता सकता है वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? एनी आइडिया? बेकाल। बाय बाय सरफेस एरिया सुपीरियर है और बाय वॉल्यूम लेक बैकाल। करेक्ट। तो याद रखना बाय वॉल्यूम बैकाल लेक है। कहाँ पे पड़ता है बैकाल लेक? रशिया। रशिया। करेक्ट। और सुपीरियर? US. ठीक है, तो याद रख लेना वो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये लेक विक्टोरिया को कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है? तंजानिया, युगांडा और केनिया। केनिया। और एक है युगांडा भी है इसमें, तांजानिया केनिया युगांडा। और यहाँ से आई थिंक वाइट नाइल ओरिजिनेट होती है विक्टोरिया से। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो माउंट एटना, ये एक वॉल्केनो है इटली के अंदर और दिस बिगेन इरप्टिंग ऑन द आइलैंड ऑफ सिसिली। तो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है यूरोप में। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए अपने को। इसके अलावा रोड आइलैंड्स एंड क्रोफू आइलैंड्स ग्रीस के अंदर, यहाँ पे वाइल्ड फायर के इंसिडेंट्स देखे गए थे। ठीक है, तो याद रखना ग्रीस के अंदर है। और ग्रीस जो है कौन से ओशन को टच करता है, ये आइडिया क्या है? ग्रीस मेडिटेरेनियन में ना। हाँ मेडिटेरेनियन को भी टच करता है। इसके अलावा और भी है जिसे आपको याद होगा एजियन सी। ठीक है, और लेफ्ट की तरफ आयनियन सी, राइट। तो ये सारे थोड़े से रीजन पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो साउदर्न ओशन। तो यहाँ पे सदर्न ओशन मतलब अंटार्कटिका वाले रीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे कमर्शियल इंटरेस्ट देखा गया था क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं इस रीजन के अराउंड और यहाँ पे भी आइस मेल्ट हो रही है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कुछ ट्रीटीज़ वगैरह भी देखी थी इसके बारे में, तो वो याद होनी चाहिए अपने को। नेक्स्ट देखो लेक टिटिकाका कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है साउथ अमेरिका में एंड यहाँ पे श्रिंकिंग हो रहा है इस लेक टिटिकाका का ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। याद रखना है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन साउथ अमेरिका और हाईएस्ट नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो गैलापागोस आइलैंड कहाँ पे पड़ता है? बोलो।
वही लेक टिटिकाका का एक बॉर्डरिंग इक्वाडोर। कंट्रीज कौन से हैं? तो पेरू, पेरू बोलिविया एंड ना। बोलिविया। हाँ ठीक है, तो याद रखना पेरू, बोलिविया। फिर गैलापागोस आइलैंड्स की बात कर रहे थे। गैलापागोस आइलैंड, यहाँ पे साइंटिस्ट को भी 1000 ईयर ओल्ड कोरल रीफ्स मिले हैं। ये एरिया जो है वर्ल्ड का हेरिटेज साइट में आता है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में। इक्वेटर भी पास करता है। और कौन सी कंट्री के अंडर है? इक्वेडोर। इक्वेडोर। करेक्ट, 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 इक्वाडोर है। तो ये याद रखना है अपने को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो कैनरी आइलैंड्स। तो कैनरी आइलैंड्स आपको यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा, अराउंड द वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन। बट ये स्पेन के अंडर आता है, ठीक है, कैनरी आइलैंड, ये पता होना चाहिए। फिर ऊपर चलते हैं, पीटरमैन ग्लेशियर, ग्रीनलैंड। तो ग्लेशियर का जो ग्राउंडिंग लाइन है शिफ्टेड सिग्निफिकेंटली विद द अराइवल ऑफ टाइड्स, ठीक है। ये एक, इसलिए ये पीटरमैन ग्लेशियर न्यूज़ में था। फिर नेक्स्ट देखो रिक जेन्स पेनिनसुला, ये आइसलैंड में पड़ता है। और यहाँ पे अभी एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए अपने को इसमें। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी इंटरनेशनली, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। आगे हम लोग और जैसे इंटरनेशनल रिलेशन वाले पीटी में देखेंगे और भी एरियाज़ के बारे में, ठीक है। ये वेनवाटू है, ये कंट्री न्यूज़ में था बिकॉज यूएनजीए ने एक अप्रूवल, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है विच वॉज मूव बाय वेनवाटू। तो बेसिकली ये था कि इन्होंने इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में जाके बोला कि हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है क्लाइमेट सिस्टम एंड पीपल अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। वेनवाटू कहाँ पे पड़ता है? तो माइक्रोनेशिया रीजन, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे आपको ये वेनवाटू, टुवालू, सोलोमन आइलैंड, नारू, किरबाती, फीजी, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऊपर देखने को मिलेगा पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया। नेक्स्ट देखो डोमिनिका। तो डोमिनिका कहाँ है? ये करेबियन कंट्रीज़ में आते हैं, ठीक है। ये क्यूबा, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, पोर्टो रिको, ये अटलांटिक ओशन और करेबियन सी, इस रीजन में आपको डोमिनिका देखने को मिलेगा। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ये वर्ल्ड का फर्स्ट स्पर्म वेल रिजर्व बना रहे हैं, ठीक है। स्पर्म वेल एक टाइप का वेल है, तो उसका एक कंजर्वेशन करने के लिए रिजर्व बना रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। आगे देखो नेक्स्ट, टुवालू। टुवालू के बारे में अभी हमने को देखा। और टुवालू लोकेशन आपको पता है, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि अगर आपकी कंट्री में से कोई भी जो पर्सन है, क्योंकि ये स्मॉल आइलैंड नेशंस है, तो पानी बढ़ता है तो डेफिनेटली सबसे पहले ये गायब हो जाएंगे। तो इनको इसलिए बोला है कि अगर आपकी कंट्री में कोई भी क्लाइमेट चेंज से डिस्प्लेस होता है तो उससे हमें हमारी कंट्री में सिटीजनशिप मिल जाएगी या रेजिडेंसी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो पापुआ न्यू गिनिया। तो इन्होंने बेसिकली एक इंडिया ने इनके लिए एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया ऑफ $1 मिलियन, ठीक है, फॉर द वॉल्केनिक इरप्शन एट माउंट उलुवान। तो याद रखना माउंट, ये पापुआ न्यू गिनिया जो है इंडोनेशिया का ये जो पार्ट है, राइट, उस पर आधा लोकेटेड है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया। तो ये अपने को पता होना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट, पेरू वॉज इन न्यूज़। क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट मोर देन हाफ ऑफ इट्स ग्लेशियर सरफेस इन लास्ट 6 डेकेड। तो पेरू यहाँ पे है, ठीक है, इक्वाडोर के जस्ट नीचे, बोलिविया को टच करता है, ब्राज़ील को टच करता है, ये पता होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, नाम बता सकते हो कौन सा है? माचू पिच्चू, करेक्ट, माचू पिच्चू है यहाँ पे, ठीक है। तो वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन था, उन्होंने पहाड़ों के ऊपर वो बेसिकली कुछ सेटलमेंट बना रखे थे, ठीक है, वो माचू पिच्चू है। फिर स्लोवेनिया देखो, स्लोवेनिया बॉर्डर टच कर रहा है विद क्रोएशिया, ठीक है, ऊपर हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड इटली, राइट। तो स्लोवेनिया, यहाँ पे 23rd मीटिंग हुई बार्सिलोना कन्वेंशन की। बार्सिलोना कन्वेंशन किसके बारे में है? इट्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिटेरेनियन सी अगेंस्ट पॉल्यूशन, राइट। फॉर दैट रीजन दीज प्लेसेस वर इन न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट। तो इसके साथ पीटी 365 खत्म हो गया एनवायरमेंट का। अब कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो पूछिए। रीजन किसको बोलते हैं? इजराइल। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। Mediterranean. करेक्ट, ईस्ट मेडिटेरियन।
हाँ, एक क्वेश्चन भी था इससे रिलेटेड चैनल में पोस्ट किया, तो चपरेल क्या है? एवरग्रीन श्रब है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बायोम में, उसके आसपास, उसको बोलते हैं चपरेल। साहिल रीजन के बारे में कहाँ पे ये क्या है? अफ्रीका, एरिड रीजन ऑफ अफ्रीका। राइट। So with that, let's wrap up the session. आज के लिए यहीं एंड करते हैं. Thank you for joining the Environment PT 365.